हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 14th वीक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीक में मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी जो है वो अराउंड 3.5 to 4 इंचेस इतना हो गया है और बेबी का जो वेट है वो अराउंड 50 to 60 ग्राम्स इतना हो गया है। हमारा बेबी जो है वो एक ऑरेंज के साइज़ का हो गया है। बेबी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें बेबी का जो हेड साइज़ है, बेबी का जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बेबी के जो वोकल कॉर्ड्स है उसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है। बेबी के जो हेयर्स है, मतलब कि पूरे शरीर के ऊपर बेबी के सॉफ्ट हेयर्स आ रहे हैं। बेबी के आईब्रोज और आईलैशेस भी डेवलप हो रहे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं। इनको हम लैनिगो हेयर्स ऐसा कहते हैं। उसके अलावा बेबी के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं जो अभी बन चुके थे उनकी आगे ग्रोथ हो रही है। बेबी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि एकदम प्रिमिटिव स्टेज में थे, टेस्टिस और ओवरीज, ये भी डेवलप हो रहे हैं। बेबी की जो अतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन्स, वो भी अभी प्रॉपर फंक्शनिंग उन्होंने चालू कर दिया है। गैस्ट्रिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो भी सीक्रेट होना चालू हो गया है पेनक्रियाज में से। लिवर में से भी रेड ब्लड सेल सीक्रेट होना चालू हो गया है, बनना चालू हो गया है। सो ये सारे चेंजेस जो है वो बेबी में हो रहे हैं। अब जानते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो मदर में 14th वीक होते होते मदर का सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू हो गया है। मतलब आप अभी पहली तिमाही आपकी जो है वो ख़त्म हो गई है और आप दूसरी तिमाही में एंटर कर गए हो। सो दूसरी तिमाही जब होती है तो सारी जो पेन है और जो थोड़ा सा तकलीफ़ है वो सारी कम हो जाती है। नाउशिया, वोमिटिंग जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा था वो कम हो जाता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस जो हो रहा था वो भी कम हो जाता है। तो ये 14th वीक आते आते आपको भूख लगने लगती है, आपको आप एनर्जेटिक फील करने लगते हो और आपका ब्लड फ्लो आपके बॉडी को बढ़ने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आ सकता है, आपके हेयर्स भी शाइनी हो सकते हैं। सो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो 14th वीक के बाद आपको दिख सकते हैं। हो सकता है किसी किसी को 16th वीक तक के भी नाउशिया और वोमिटिंग रह सकता है, पर जनरली 14th वीक तक ये नाउशिया, वोमिटिंग जो सिम्टम्स हैं, जो आपको टेस्ट कम बिटर टेस्ट होना, ये सारे सिम्टम्स आपके कम हो सकते हैं। सो ये हो गया है मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा राउंड लिगामेंट पेन भी आपको रह सकता है। मतलब आपके पेट के निचले हिस्से में आपको थोड़ी सी खिंचावट महसूस हो सकती है। तो ये राउंड लिगामेंट पेन जो है वो आपके गर्भाशय का जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है, उसके वजह से जो राउंड लिगामेंट है वो खींचा जा रहा है, उसकी वजह से ये राउंड लिगामेंट पेन जो है वो आपको फील होगा। पर बहुत ही ज़्यादा अगर पेन है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने ज़रूर आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पर थोड़ा बहुत पेन है तो उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो रेस्ट लीजिए, दाएं करवट पे सोइए, थोड़ा सा पानी पीजिए और इससे जनरली आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। अगर नहीं ही पेन कम होता है तो आप उसके लिए पैरासीटामोल का प्रिपरेशन ले सकते हैं 650 mg, और ये आपके डॉक्टर की सलाह से आप ये डोलो टैबलेट आप ले सकते हो, जिससे आपका पेन जो है वो रिलीफ हो सकता है। अगर फिर भी आपका पेन रिलीफ नहीं होता है तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा इस 14th वीक में और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसकी वजह से थोड़ा सा पाल्पिटेशंस भी कभी कभी फील हो सकते हैं आपको, मतलब कि आपका हार्ट बीट आपको फील हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी पैरों में सूजन भी किसी किसी को रह सकती है। सो ये भी एक सिम्टम्स, कभी कभी जल्दी पैरों में सूजन आना, ये सभी हो सकता है। अब इस वीक में हमने लास्ट वीक में जैसे बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन होता है जो कि एंटी स्कैन होता है। कभी कभी इसकी रिपोर्ट्स जो है वो हमें देर से मिलते हैं। मतलब 14th वीक चालू होते होते हमें ये एंटी स्कैन के साथ साथ जो हमने टेस्ट किया था डबल मार्कर या NIPT, इसके टेस्ट हम की रिपोर्ट्स हमें 14th वीक आते आते मिलते हैं। तो इसका रिपोर्ट हमें प्रॉपरली देखना और डॉक्टर के साथ ये रिपोर्ट डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें लो रिस्क रिपोर्ट आना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हाई रिस्क रिपोर्ट आता है तो इस केस में हमें एमनियोसेंटेसिस यानी कि गर्भजोल जो है वो चेक करना पड़ता है।
तो जनरली हम लोग 14th वीक के बाद एमनियोसेंटेसिस मतलब आपका गर्भ जल जो है वो चेक करते हैं, और उसमें फिर जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम हमें डबल मार्कर या फिर NIPT टेस्ट में बताया गया है वो हम एमनियोसेंटेसिस में कंफर्म करते हैं फिश टेस्ट करके कि वो जो जेनेटिक डिफेक्ट हमें बताया गया है वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है, आपका एमनियोसेंटेसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो आगे हम प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हैं, बेबी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेबी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेस में हमें MTP की तरफ जाना पड़ सकता है। सो ये हो गया है क्या क्या हम लोग स्कैन करते हैं। अब एंटी स्कैन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखना। हमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें अगर हाई रेजिस्टेंस फ्लो आता है, यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो आप यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है, मतलब मदर से जो भी ब्लड सप्लाई गर्भाशय को जा रहा है वो यूट्राइन आर्टरी के थ्रू जाता है। अब ये जो ब्लड सप्लाई है वो अगर हाई रेजिस्टेंस है कि लो रेजिस्टेंस है, ये हमें देखना होता है। सो अगर ये हाई रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो है तो हो सकता है कि आपके जो डॉक्टर है वो आपको इकोस्प्रिन का टैबलेट और लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन भी चालू कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क हो तो। या फिर अगर लो रेजिस्टेंस है तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका रिपोर्ट अच्छा है और आपका प्रेगनेंसी जो है वो आगे अच्छे से कंटिन्यू होने वाला है। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग हमें ज़्यादा करना पड़ता है, और उसके अलावा आपको आगे जाके PIH होने के थोड़े से चांसेस रह सकते हैं, मतलब आपको लास्ट में प्रेगनेंसी में जो BP बढ़ता है जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसके चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर आपका जो BP है वो हमेशा आपका चेक करते रहना है, प्रॉपर फॉलोअप में रहना है आपके डॉक्टर से, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं डॉक्टर से इकोस्प्रिन स्टार्ट करने के या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन स्टार्ट करने के जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो आपने प्रॉपरली फॉलो करने हैं। सो अगर हाई यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस आता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में तो ये सारे मैनेजमेंट जो है वो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आपने ज़रूर कराने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट डॉपलर चेंजेस, NIPT एंड NT स्कैन। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन से मेडिसिन आपने 14th वीक में लेना चाहिए। सो अगर आपने आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स चालू नहीं किया है तो ज़रूर आपने आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स चालू करने चाहिए। आयरन जो है वो 100 mg एलिमेंटल आयरन इतना आपने डोज ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें बहुत बार गैस्ट्राइटिस की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है। कभी कभी कोई आयरन का साल्ट जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। बहुत बार हमने अगर आयरन के साल्ट्स जो है वो चेंज करते हैं, अगर हम फेरस आयरन साल्ट है तो उससे फेरिक आयरन साल्ट्स के ऊपर जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी ये गैस्ट्राइटिस की वगैरह तकलीफ से आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा आपने जो भी कैल्शियम टैबलेट्स है वो भी आपने प्रॉपरली कंज्यूम करने चाहिए। एक साथ दोनों भी टैबलेट्स जो है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए अपने विटामिन C की टैबलेट्स भी आप ले सकते हो, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ सकता है। जो नेचुरल फ्रूट्स है जैसे कि लेमन है, सिट्रस फ्रूट है, इसमें इन सारों में भी विटामिन C रहता है, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ सकता है। आयरन रिच फ्रूट्स कौन से होते हैं। सो बीट जो होता है वो बहुत आयरन रिच है। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सभी को पता है कि पालक, मेथी, इन सारों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीनट और जैगरी जो है, गुड़ शिंगदाना, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें भी अच्छा आयरन होता है। अमरूद भी आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें भी अच्छा आयरन कंटेंट रहता है। तो ये हाई आयरन कंटेंट की चीज़ें हैं। उसके अलावा डेट्स अगर आप लेते हो तो डेट्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि इंडियन वुमेंस जो है उनमें 50 to 60% इंसिडेंस है एनीमिया का। प्रेगनेंसी में भी ये इंसिडेंस इतना ही है, मतलब अगर हम 100 महिलाओं को लेते हैं तो उसमें से 50 से 60 महिलाएं भी जो है उनका HB जो है वो 11 से कम रहने वाला है। सो ऐसे केसेस में हमें ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आयरन रिच डाइट जो है वो कंज्यूम करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट हमने कंज्यूम करनी है, जिससे कि हमें डिलीवरी के वक्त जब ब्लड फ्लो होने वाला है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने वाला है, तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर करनी है।
सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, मीट और आप फिश, इसमें भी काफ़ी मल्टीविटामिन्स और आयरन रिच होता है। मीट भी आयरन रिच होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपका आयरन का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई है। आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आयरन, कैल्शियम मेडिसिन, प्रोटीन पाउडर, आपके खाने में भी आपने प्रोटीन डाइट जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, आप राजगीरा ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज प्रोटीन में पनीर आप ले सकते हो, पल्सेस आप ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डाइट में आपने चेंजेस करने से अभी आपका एपेटाइट भी बढ़ गया है। पहले आपको खाना नहीं जा रहा था पहले 3 महीने, अभी आपको खाना जा रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपने अगर इम्प्रूव किया तो आपका बेबी का वेट जो है वो लास्ट में अच्छा होने में मदद हो सकती है। आपने मिल्क भी ले सकते हो आप, मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू एज अ प्रोटीन सोर्स, एज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सोर्स। कैल्शियम भी रिच रहता है। सो दिस आर ऑल द डाइट चेंजेस दैट यू कैन डू। और ऐसा नहीं है कि आपने डबल खाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ अभी प्रेग्नेंट हो मतलब आपको डबल खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको डबल खाना है, पर प्रॉपर प्रोटीन रिच फ्रूट्स और आयरन रिच फूड अगर आप लेते हो तो आपका अच्छा प्रोग्रेस प्रेगनेंसी में रह सकता है। सो दिस वॉज अबाउट 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 14th वीक में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी का कैसे डेवलपमेंट होता है, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए हमारे डाइट में। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। परिजनों ने भी, मतलब जो घर के सदस्य हैं, हस्बैंड और बाकी के सदस्य, उन्होंने भी हमारी जो वुड बी मदर है उनको स्नेह और प्रेम और ये सारी डाइट चेंजेस के बारे में ज़रूर थोड़ा सा इंस्पायर करना है, ताकि वो भी मोटिवेटेड फील कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।